हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर की रैपिड रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेटा, रैपिड रिवीजन में हम 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है तो नीचे लिंक वन शॉट्स की दी गई होगी, वहां से आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। बात करते हैं कि ये चैप्टर किस किस तरह से पूछा जा रहा है। 2025 में एक एमसीक्यू, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था तीनों पेपर सेट में। 2024 की बात करूं तो एक असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 3 यानी कि एमसीक्यूज आया हुआ है। ओके, 3 मार्क्स का सेक्शन सी में क्वेश्चन आ गया, ऑलमोस्ट सेम ही चला है, लेकिन सेक्शन ई में ये और इसके बाद वाला चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर से मिक्स बनके बना हुआ था एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जो सेक्शन ई में आया था। तो ये कुछ इस हिसाब से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर के। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की एक बायो सावर्ट लॉ से। बायो सावर्ट लॉ सिखाता है कि करंट कैरिंग वायर नहीं, उसका एक छोटा सा एलिमेंट आइडियल, उससे आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी राइट एज अ डीबी म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आइडियल ये एलिमेंट करंट कैरिंग एलिमेंट बन गया छोटा सा, साइन थीटा ये आइडियल से आर का एंगल बन जाएगा, आर ये डिस्टेंस है, म्यू नॉट ये परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस लिखी जाती है। अगर मीडियम की बात हो रही है तो वहां पर म्यू एप्सिलॉन वहां पर म्यू एम लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू इसकी लिखी जाएगी ऐसे, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई की पूरी वैल्यू आप लिख सकते हो 10⁻⁷। तो म्यू नॉट अकेले की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर फॉर्म में लिखोगे, डिनोमिनेटर में आर का क्यूब कर दोगे। याद रखना डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आइडियल क्रॉस आर मतलब राइट हैंड का यूज करो, आइडियल की डायरेक्शन में उंगलियां जाने दो, आर की डायरेक्शन में कर्ल करो, अंगूठा जो डायरेक्शन देगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे, ठीक है। बढ़िया बात। अब इसी का यूज करके हम बहुत सारे डेरिवेशंस करते हैं और उस डेरिवेशन से हमें रिजल्ट पता चलता है कि अगर कोई रिंग है, कोई लूप है कि जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जिसकी रेडियस आर है, तो उसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी राइट एज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत शानदार बात है। डेरिवेशन पूरा वन शॉट में आप देख सकते हो। फिर बात आती है कि एक इसी लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी। तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिंप्लीफाई करोगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। अगर इसके n टर्म्स दे रखे हैं तो n टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस यही कहानी रहेगी ये बायो सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन की। देखो सारे के सारे डेरिवेशन मैंने उस वन शॉट में कंसीडर पहले से कर लिए, लेकिन अगर लग रहा है कि सर और भी एक डिटेल में एक डेरिवेशन का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन रखना। बात करते हैं इसका जैसा ही एक दूसरा लो, इसका बड़ा भाई कि जो इससे भी सिंपलर है और इसके एप्लीकेशन और भी बहुत वाइड है, जो कि है एम्पियर सर्किटल लो। ये बताता है कि भाई करंट कैरिंग जितने भी वायर है ना, जिस पॉइंट पे निकालना है ना, वहां पर एक ऐसा सर्किटल लूप ड्रॉ करो। सर्किटल मतलब क्लोज लूप पसंद कीजिए, उसको हमने नाम दे दिया एम्पियर सर्किटल लूप। बहुत अच्छी तरह सिमेट्री से हमें पसंद करना ये लूप, जिसकी मदद से हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उस लूप के हर एक पॉइंट के लिए। तो हमें कुछ ऐसा लूप, ये बस एग्जाम्पल है, ठीक है, कि यहाँ I1 I2 ले लिया, मान लीजिए I3 यहां से भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये बताता है कि अगर आप इस लूप के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो B.dl कीजिए, ठीक है, कर दिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज कर दीजिए, आपको बी मिल जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन कर दोगे, अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन इसलिए मिंडू सा बीच में आ रहा है, आया, ठीक है। मिंडू का मतलब ये होता है डीएल नीचे चला जाएगा, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। डीएल का इंटीग्रेशन करके नीचे भेज दीजिए, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये आई एनक्लोज में कौन कौन लिया जाएगा, इसके अंदर जो भी है I1 एंड I2 है, तो यहां पर I1 एंड I2 की ही बात करेंगे, हम I3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आउटर में है। तो एनक्लोज्ड का मतलब ये हुआ कि जो अंदर है। कुछ क्या पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 1 में जिससे ये रिलेट कर रहा है, लिखना कमेंट सेक्शन में। हाँ जी अगर मीडियम फील्ड है तो यहां पर आ जाएगा म्यू एम इंटू करके आई एन क्लोज। मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हर वायर मतलब I1 की वजह से भी, I2 की वजह से भी है, और ये आउटर में रहा I3 की वजह से भी है। याद रखना ये बात। इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इससे आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। बहुत पॉपुलर डेरिवेशन है और बहुत बार पूछा जाता है, और इसकी एप्लीकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड के लिए भी कुछ ऐसी बात आती है कि सोलेनॉइड क्या होता है, हेलिकल शेप का
कोइल होता है पूरा का पूरा, एक पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया, इसमें से करंट बहा तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है जो लिखी जाएगी म्यू नॉट एन इंटू आई। छोटा एन मतलब कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है, तो इसको कैपिटल एन डिवाइड बाय एल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है मेरे लाल। यहां से भी अच्छे खासे डेरिवेशन टाइप के या फिर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखना 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आने वाला है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहीं से आने वाला है। अब देखो ये ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक एक एप्लीकेशन को पूछे, 2-3 एप्लीकेशन को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था कि 2 स्ट्रेट वायर है जो पैरेलल है, एकदम ऐसे पैरेलल वायर है, ठीक है, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 20 सेंटीमीटर। और अच्छी बात बता रखी है कि दोनों में करंट दे दिया है, 5 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट, दोनों में करंट दे दिया, ये I1 है और ये I2 है, दोनों में करंट की वैल्यू दे दी है हमें। अब बताया कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जो मैंने ली भी लिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, मतलब बीच में कोई ऐसा पॉइंट है 10 सेंटीमीटर पे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लीजिए बेटा क्या सुंदर सी एप्लीकेशन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसमें, देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, हाँ जी रखा, और कर्ल करो, तो यहां पर पता चल रहा है I1 की वजह से अंदर घुसती हुई डायरेक्शन में, B1 अंदर घुसती हुई डायरेक्शन में, और I2 की वजह से देखना करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर्ल के ढक ढक, पॉइंट की ओर कर्ल के ढक, बाहर की ओर आता हुआ, तो ये B2 बाहर है, B1 अंदर है। अब कितनी है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था करंट कैरिंग वायर की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई। अब देखो मैं अप्लाई करता हूं यहां पर पहले की वजह से म्यू नॉट आई की वैल्यू है 5, तो म्यू नॉट आई 5 डिवाइड बाय 2 पाई आर कितना है 10 सेंटीमीटर। सेम B2 के लिए अप्लाई किया जो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी, म्यू नॉट आई है 10 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई आर की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई किया B2 माइनस B1 करेंगे और आपको पता चल रहा है ये आउटर वाली ज्यादा है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तुम्हारी और बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में, जो वैल्यू आएगी 10⁻⁻5 टेस्ला। कैलकुलेट करके चेक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आंसर सही है या नहीं है। कैलकुलेशन करनी है मेरे लाल। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो यही कि अभी कैलकुलेशन नहीं कर दो, अभी कैलकुलेशन करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, अभी आलस करोगे तो उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे स्पीड कम हो जाती है। तुम्हें आता सब कुछ है लेकिन टाइम कम हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है आपके साथ, बताना कमेंट सेक्शन में जरूर। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का दूसरा अध्याय यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। देखो इस चैप्टर में ना बड़े बड़े अध्याय 3 है। एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में 2 लॉ बताते हैं, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। दूसरी बात होती है मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन, आगे एक लोरेंट्ज फोर्स आएगा वह भी बताएगा, और लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट यानी गैल्वेनोमीटर। बस ये 3 पार्ट से बना हुआ चैप्टर है, ठीक है। तो ये बताता है मैग्नेटिक फोर्स कैन बी राइट एज अ Q V क्रॉस V। अब देखो यहां से आपको सीधा पता चल जाएगा कि V की वैल्यू दे रखी है, V यानी कि वेलोसिटी, B यानी मैग्नेटिक फील्ड और Q यानी चार्ज। तो अगर कोई चार्ज है जिसकी कुछ वेलोसिटी होगी तभी उसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अदरवाइज ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा मैग्नेटिक फोर्स रेस्ट पे रहे, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाता। अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन में है तभी वो फोर्स लगाएगा। और इतनी सी बात नहीं, देखो यहां तो और भी बात बताता है ये कि अगर इसको साइन थीटा के फॉर्म में लिखें तो क्यू वी भी साइन थीटा होता है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसकी वी की डायरेक्शन में रखो उंगलियां, देखना पेन को रख दे नीचे बेटा, ये ऐसे पेन चला है इसलिए तो दिक्कतें होती है इस चैप्टर में। ज्यादा पेन मत चला, हाथ चला और दिमाग चला। क्या वी की डायरेक्शन में रखो उंगलियां, बी की डायरेक्शन में करो कल, अंगूठा आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। देखो यहां पर भाई वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में, ध्यान से देखो तो थीटा 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का। इस वजह से क्यू वी भी साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये जिस डायरेक्शन में जाना चाहता था उस डायरेक्शन में चला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। दूसरा, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, थीटा इज इक्वल टू 180, साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0, तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स है वो मोशन में रहे, हर चार्ज पार्टिकल के फोर्स लगाए ना मुन्ना ना, ये 0 डिग्री पे है तब भी 0, 180 डिग्री पे है तब भी 0। तो कौन से एंगल पे ये फोर्स लगाएगा, तो इसके अलावा कोई भी एंगल ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया एंगल 90 डिग्री। देखना ये चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर घुसती हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर घुसती हुई, अंदर की ओर घुसती हुई, अंदर की ओर घुसती हुई, ठीक है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो एक बार अपना हाथ कष्ट कर लीजिए थोड़ा सा, एक बार अपने हाथ से कष्ट कर लीजिए दोस्त, ठीक है। वैसे आप बहुत कष्ट देते हो अपने हाथ को,
इस बार यहां पर पेन नीचे रख दो, सीखो मेरे साथ साथ, मोबाइल पे नीचे रख दो, सामने दीवार पे टिका दो, यहां पर देखो क्या, V क्रॉस B, देखो V राइट वर्ड डायरेक्शन में, B अंदर की ओर, V क्रॉस B किया, अंगूठा ऊपर की ओर, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल को जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा, QVB, साइन थीटा तो 0 हुआ ना, तो ये QVB जितना फोर्स लग रहा है ये इसको ऊपर खींच रहा है, ठीक है, तो इस वजह से इसका कुछ नेट पाथ हो जा रहा है ऐसा, टुडुंग टुडुंग टुडुंग, नेट पाथ कुछ बीच में से चला जाता है। अब देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई चेंज नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पे कर रहा था मैग्नेटिक फोर्स, तो उसने मैग्नीट्यूड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की, बस वो डायरेक्शन ऐसे जा रहा था, करके ऊपर ले लिया। सेम बात यहां पर देखो, अब जाना है जापान, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग गया, V क्रॉस B अंदर की ओर, B अंदर की ओर, V की डायरेक्शन में उंगलियां, B अंदर की ओर कर्ल किया, अंगूठा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कि ये रहा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो तो इस वाइट डायरेक्शन से हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक उस चार्ज पार्टिकल को जाना है ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, तो जाना था जापान, पहुंच गया पाकिस्तान, जाना था जापान, पहुंच गया पाकिस्तान, तो देखो कुछ इस सिचुएशन में आ जाएगा वो। ऐसे ही सेम हर एक में आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर मिल रहा है वेलोसिटी से, और ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करेगा, और वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ। वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस वजह से बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, जिसकी रेडियस हम लिख सकते हैं QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और r की वैल्यू मिल रही है mb बाई QB, mb को मैं बड़े पैमाने पे मोमेंटम भी बोल सकता, तो मोमेंटम डिवाइड बाय q इंटू b, ये हमें रेडियस की वैल्यू मिल रही है, जहां से भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भरपूर। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में कि अ पार्टिकल ऑफ अ मास m चार्ज q अब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसकी रेडियस r है, बता दिया mv डिवाइड बाय qb, ये तो हमने अभी निकाल भी दिया था। हाँ जी, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, इसीलिए लिखा था QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और रेडियस का फॉर्मूला निकाल लिया था। डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, हल्का फुल्का डेरिवेशन आराम से आप कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, भरोसा है। आगे बढ़ो, देखो तो उन्होंने क्या पूछा कि अगर इसका मास 2m कर दीजिए और इसका चार्ज हम q/2 कर दे, या ऐसा कोई पार्टिकल ले ले, तो बताओ अब रेडियस क्या बनेगी। तो 2m मास किया, चार्ज q/2 किया, सिंप्लीफाई किया, 4 बन गया, ऊपर पहुंच के 4 बन गया, तो ये 4r इसका आंसर बन जाएगा। तो आंसर बन जाएगा डी। किस में पूछा गया, 2024 में पूछा गया था। नाउ बैक टू दिस, कि अगर हो सकता है किसी पैमाने पे मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी दी गई हो, तो हम लिखेंगे अंडर रूट में काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय QB। हो सकता है कभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, ये हम मॉडर्न फिजिक्स में बहुत करेंगे, तो अंडर रूट में 2m q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय QB करके हम रेडियस निकालेंगे। हाँ, किसकी बात थी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाले की बात थी, थीटा 0 की और 180 की तो कोई बात ही नहीं थी, 90 डिग्री वाले की बात थी। अब बात है कि थीटा अगर 0 ना हुआ, 180 डिग्री ना हुआ, या 90 डिग्री भी ना हुआ, तब क्या होगा, तबाही होगी। तब क्या, सुनो, मतलब कि ये किसी एंगल पे जाना चाहता है, ये चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे जाना चाहता है। मानिए चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जाना है इसको कुछ इस एंगल पे, तो हम है ना, हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कि चार्ज पार्टिकल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये चार्ज पार्टिकल की दो वेलोसिटी, एक v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर। तो अब देखो जो v परपेंडिकुलर है उससे आपको रेडियस मिल जाएगी, उससे आपको पता चलेगा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ये किसकी वजह से, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, v परपेंडिकुलर। और भाई ये पैरेलल वाली भी तो है, ये चार्ज पार्टिकल को क्या आगे नहीं बढ़ाएगी, तो क्या होगा पता है, ऐसे सर्कुलर मोशन भी होगा और ये आगे भी बढ़ेगा। सुनो ऐसे, ये सर्कुलर मोशन भी होगा और ये आगे भी बढ़ेगा, सर्कुलर मोशन भी होगा परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी की वजह से, और ये आगे भी बढ़ेगा। मतलब ऐसे डूम 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 डूम, इसको थोड़ा ऐसे खींच लेता हूं, देखो डूम 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 डूम, समझ में आया? ये कुछ हेलिकल शेप बनाएगा। इसकी रेडियस लिखेंगे परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से, तो mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाय qb। और ये जो आगे बढ़ रहा है ना पैरेलल स्पीड की वजह से, पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, इसलिए पिच लिखी जाएगी v पैरेलल इंटू करके टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है, क्या, 2πr डिवाइड बाय v। अब जिस की वजह से हमें मिल रही थी वेलोसिटी या सर्कुलर मोशन, उस वाली वेलोसिटी लिखेंगे, यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो आप 2πm डिवाइड बाय क्यूब। ये 90 डिग्री वाले केस के लिए मैंने समझाया था, ये यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दो, तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, एक अच्छी बात है, यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं,
लोरेंट्ज फोर्स समझते हैं कि अब तक मैग्नेटिक फोर्स की बात की, क्या हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो और मैग्नेटिक फोर्स भी हो। तो ये बताते हैं कि दोनों फील्ड प्रेजेंट है, तब टोटल फोर्स जो लिखा जाएगा, लोरेंट्ज बाबा बताते हैं कि वो दोनों के समेशन की वजह से लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई, मैग्नेटिक फील्ड Q V क्रॉस B, तो नेट फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाएगा जिसको लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है। अब इसका एक स्पेशल केस है, और ये स्पेशल केस है ना, हर बार पूछा जाए वो जरूरी नहीं है, लेकिन जिस बार पूछा जाएगा ना तहलका मचा देगा। क्या है ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब तुम्हारी ओर बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में चार्ज पार्टिकल है वो आगे बढ़ रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तब बताओ इसका पाथ कैसा होगा। तो ध्यान से देख, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको Q इंटू ई के फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा Q इंटू ई के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर डायरेक्शन में है और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको कर्ल करो, उल्टी थोड़ी कर्ल हो सकती है, ऐसे ऐसे कर्ल करेंगे, अंगूठा नीचे की ओर, Q V क्रॉस B, अंगूठा नीचे की ओर, तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इट इज इन अ QVB डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देख इसको जाना है जापान, अगर कोई ऊपर वाला या नीचे वाला बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से इसका पाथ चेंज हो जाएगा, मतलब जाना है जापान और पहुंच जाएगा पाकिस्तान वाला केस वापस बनेगा। क्या देखो जाएगा, अगर QE बड़ा है तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, अगर QV भी बड़ा है तो ये नीचे की ओर चला जाएगा, और अगर दोनों इक्वल इक्वल हो, वो स्पेशल केस का स्पेशल केस बन जाएगा। दोनों अगर इक्वल इक्वल हो तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू E बाई बी हो जाएगा, और ये एकदम सीधे पाथ पे सड़ाक आगे बढ़ जाएगा। ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है, इसको वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट कहते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर कि हमें पर्टिकुलर यही वेलोसिटी चाहिए तो E बाई बी का रेशियो इतना ही रखो। यहां से एमसीक्यू बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। खैर अब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तब फोर्स की बात की थी। अगर पूरे के पूरे वायर को रख दिया तो फोर्स लगेगा Q, फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। सारे डेरिवेशन आपको कहां मिल जाएंगे, नीचे लिंक दे रखी होगी, उस लिंक में जाके पूरा वन शॉट देखोगे, वहां उसमें सारे के सारे डेरिवेशन जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं वो है। अगर आप चाहते हो कि अलग से कोई डेरिवेशन का वीडियो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखाना, वो अपनी राय के हिसाब से हम मतलब रिस्पॉन्स के हिसाब से जरूर आगे बढ़ेंगे। फोर्स आई एल क्रॉस बी के हिसाब से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एल क्रॉस बी करो, लेंथ की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, बी की डायरेक्शन में कर्ल करो, आपको मिल जाएगा फोर्स की डायरेक्शन ऑन दिस वायर। हाँ, अगर दो करंट कैरिंग वायर है तो इनके ऊपर आपस में, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रिक, इसकी मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे म्यू आई डिवाइड बाय 2 पाई डी होती, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा। सेम ये दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक्ट कर रही होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। तो एक प्रॉपर बहुत शानदार डेरिवेशन है। वो शानदार डेरिवेशन ये बताता है कि अगर दो पैरेलल वायर है जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फोर्स पर लेंथ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई डी से फॉर्म में लिखा जाएगा। और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स ये रहेगा, उसका नेचर ऐसा रहेगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दोनों के ऊपर ये फोर्स एक्ट करेंगे, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव नेचर में। करंट के ऊपर इसकी बायसनेस रहेगी। तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई डी, जहां पर डी दोनों के बीच का ये इफेक्टिव डिस्टेंस है। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था डेरिवेशन फॉर्म में, और इसके साथ साथ पूछा था कि इसी के हिसाब से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। ये एक सैंपल पेपर में भी है और 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए लिखा है ऊपर 2024। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछता हूं। 2024 के सेट नंबर 1 में पूछा गया था कि एक पूरा का पूरा वायर रखा हुआ है जो कोयल के फॉर्म में है, ठीक है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन में भागेगा, वाई डायरेक्शन में भागेगा, जेड डायरेक्शन भागेगा, या होगा क्या। तो बताते हैं कि करंट की डायरेक्शन में उंगलियां, देखो ये करंट की डायरेक्शन में उंगलियां या लेंथ की डायरेक्शन में उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में से कर्ल कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो अंगूठा आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स की। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर आ रहा है, यहां पर देखो एक बार
करंट की डायरेक्शन में उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कर्ल कीजिए, ये कर्ल किया, अंगूठा ऊपर की ओर। ऐसे ही सेम हर एक डायरेक्शन में से कर्ल करोगे तो आपको पता चलेगा ये अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो इस वायर को श्रिंक करने की कोशिश कर रहा होगा। सो ऑप्शन बन जाएगा सी, परफेक्ट। ये 2024 का एमसीक्यू था तो दिमाग खोल दे वैसा था, सिर्फ हाथ हिलाना था, सिर्फ क्या करना था, हाथ हिलाना था। ठीक है, तो अच्छी जगह हाथ हिलाए कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है 2024 का, असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्या प्यारा क्वेश्चन है, क्या प्यारा क्वेश्चन है। सुन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला, कैलकुलेशन नहीं, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर से फ्रीली सस्पेंडेड इन कनेक्टेड इन अ सीरीज, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड। अब देखो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो कैसे ज्वाइंट होंगे, दिमाग लगाओ पहले, सीरीज में कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, ऐसे ही तो हो सकते हैं यार, ऐसे ही तो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वायर रहे, ये दोनों वायर रहे। अब सुन, यहां से करंट निकला होगा तो I1 I ऐसे, और दूसरे में ये घूम फिर के वापस आया होगा करंट I ऐसे। हाँ जी, बात तो आपकी सही है, बात तो आपको ही सही है। अब दोनों की डायरेक्शन देखो तो एक दूसरे के ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या रिपल्सिव नेचर के होंगे? हाँ यार, ये रिपल्सिव नेचर के होंगे। हाँ यार, ये रिपल्सिव नेचर के होंगे। ये फोर्स पर लेंथ भी लिख सकते हो, फोर्स पर लेंथ की वैल्यू अभी हमने लिखी थी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय क्या लिखा था, 2 पाई डी। किधर गया यार, ये किधर गया, 2 पाई डी। ठीक है, यही म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी, 2 पाई डी। ओके, हमें बस वैल्यू नहीं निकालनी थी, बस एक समझना था, समझ लिया। तो ये बता रहे हैं कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड दे मूव अपार्ट। हाँ, ये भी सही बात है, रिपल्स करेंगे इसलिए। रीजन में बता रहे हैं कि दो वायर्स कैरिंग अ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, इसी वजह से भागना चाहते हैं। सही है, सही है, असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ये बात सही हो जाएगी। दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन। जबकि असर्शन और रीजन जब भी आता है सबको कंफ्यूज कर लिया जाता है, लेकिन अगर आपके रूट्स क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अब इसका तीसरा अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूरा का पूरा कोइल है, लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो पहले तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट लिखो I इंटू ए के फॉर्म में। ए यहां पर एरिया है, I इसमें करंट फ्लो करने वाले की डायरेक्शन है। करंट फ्लो करने की डायरेक्शन में आप उंगलियां घुमाओगे, अंगूठा आपको डायरेक्शन दे देगा एरिया वेक्टर की या फिर मैग्नेटिक मोमेंट की। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे भाई, हर एक डायरेक्शन में से फोर्स सेम एक्ट करेगा। जैसे कि ये I क्रॉस बी, तो यहां पर F ऐसे एक्ट करेगा, यहां पर F ऐसे एक्ट करेगा, यहां पर F ऐसे एक्ट करेगा, और ये हर F एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। टॉर्क कैन बी राइट एज mb sin थीटा। जैसे जैसे रोटेट करेगा ना, वैसे वैसे टॉर्क की इक्वेशन आप लिख सकते हो sin थीटा पे डिपेंड कर रही है, mb sin थीटा। m की वैल्यू यू कैन आल्सो राइट m इज इक्वल टू n इंटू आई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे हैं तो I इंटू ए की जगह पे ना NIA लिखा है, तो ना ये भी sin थीटा, जिसको हम टॉर्क के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसी से बना हुआ गैल्वेनोमीटर, जैसे कि हमने अच्छे से भाई कोयल है वो रैप्ट कर दी किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। अब धीरे धीरे हम इसको रोटेट कराएंगे या फिर ऐसे करंट करेंगे, सर्किट के साथ ज्वाइन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर के रखते हो या लूप को रखते हो तो बेटा ये टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और वो टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे हम NIAB sin थीटा के फॉर्म में। हाँ, हमने अच्छी तरीके से ना ऐसे रेडियली मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने की वजह से ये sin थीटा वाला फैक्टर 90 होके 1 हो जा रहा है, थीटा 90 और sin 1 हो जाएगा, पूरा फैक्टर हट जाएगा। टॉर्क की सिर्फ डिपेंडेंसी रहेगी करंट के ऊपर, जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन फील होगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और यही इस गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बन जाता है। तो टॉर्क, यहां पर हमने स्प्रिंग भी लगाई है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा टॉर्क रीस्टोरिंग आ जाएगा। ये रीस्टोरिंग टॉर्क को लिखा जाएगा K इंटू फाई के फॉर्म में, और एट इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल होते हैं, और वही जो प्रिंसिपल था वो वापस नीचे मिलता है इसी इक्वेशन के साथ। तो नेट टॉर्क कैन बी राइट एज NIAB sin थीटा, sin 90 होता है, तो इसलिए सीधा याद रख सकते हो आप इसके लिए क्या, NIAB। अब जो MCQ पूछे जाते हैं, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, पाई बाय आई, डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय आई, जिसको करंट सेंसिटिविटी के फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय के। अगर इन तीनों फैक्टर में से किसी एक को भी बढ़ाओगे करंट सेंसिटिविटी, कि करंट पर करंट कितना डिफ्लेक्शन शो करता है, ये सेंसिटिव, ये कितना सेंस कर पाएगा, वो बढ़ा सकते हैं तीनों में से किसी एक की वैल्यू या तीनों की वैल्यू बढ़ा के। हाँ जी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्म V इज इक्वल टू IR, या I के फॉर्म में वो फॉर्मूला यूज करके आप मिल सकते हो 5 डिवाइड बाय V NAB डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। एरिया बढ़ाओगे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे
वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा है, रेजिस्टेंस भी तो बढ़ा। तो याद रखना इस वोल्टेज सेंसिटिविटी में एन वाला फैक्टर एक याद रखना, एन पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। एन बढ़ाओगे नीचे डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो इसकी नेट डिपेंडेंसी कुछ नहीं रहेगी, जबकि करंट सेंसिटिविटी पे होती है। और ये एमसीक्यू भी एक बार पूछा हुआ है। अब लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन कि जो है गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर कैसे बनाए और गैल्वेनोमीटर में से वोल्ट मीटर कैसे बनाए। तो देखो सीधा डायरेक्ट अगर ज्वाइंट कर दोगे गैल्वेनोमीटर में तो बहुत बड़ा करंट फ्लो करेगा और ये गैल्वेनोमीटर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में एक छोटे मैग्नीट्यूड का एक रेजिस्टेंस ज्वाइंट कर देते हैं, इसको पैरेलली ज्वाइंट किया जाता है, इसलिए शंट बोला जाता है। ठीक है सर, मेजॉरिटी करंट इसमें से फ्लो कर गया, इसके गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत कम करंट फ्लो किया है, तो अब सर्किट बैलेंस्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा? जी सेम रहेगा। तो VG इज इक्वल टू VS लिखा जाएगा और सिंप्लीफाई करके आप IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I माइनस IG और इंटू करके शंट। पूरा करंट आ रहा था I, जिसका बंटवारा हुआ है इन दोनों में। याद रखना बंटवारा होने की वजह से ही गैल्वेनोमीटर बच गया, वरना फट जाता। हाँ जी, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेसिस पे कर पाओगे, पक्की बात है दोस्त। फिर बात आती है गैल्वेनोमीटर में से वोल्ट मीटर बना। वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। अब देखो ये पैरेलली डायरेक्ट कनेक्ट करने हम जा रहे थे, लेकिन पता चला देखो इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली कनेक्ट करने जा रहे थे, लेकिन अगर डायरेक्ट कर देंगे तो फट जाएगा बेटा। तो हमें इसमें से ज्यादा मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होने नहीं देना है, तो इसलिए बहुत तगड़े मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत कम इसमें से फ्लो रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है, क्योंकि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर करंट कम। तो यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा लगा दिया, ऑल ओवर रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है? G प्लस आर। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये एक्सटर्नल हमने ज्वाइंट किया है वो, और बहुत कम करंट फ्लो किया है। और इस रेजिस्टेंस में से कितना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना फ्लो किया? I माइनस IG। अब दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम लिखा जाएगा, तो VR कैन बी राइट एज IG G प्लस R के फॉर्म में। और ये हमें नेट इक्वेशन मिलती है, और इसकी मदद से आप जो भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे कर पाओगे। बस ये दो डायग्राम याद रखो, दो इक्वेशन याद रखो, सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि देखो एक पूछा गया 2024 में, इन्होंने पूछा कि गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 ओम दे रखा है, कन्वर्टेड इनटू ए मीटर ऑफ अ रेंज 1 एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू दे रखी है I की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। ओके जी अब रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1 ओम। बढ़िया सर। ए मीटर विल शो ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन द करंट अबाउट, मतलब IG की वैल्यू हमें निकालनी। अब भी मैंने बताया था VG इज इक्वल टू I, ये जो शंट यूज किया गया ना उसकी वैल्यू दे रखी है 0.1 ओम। ओके सर ओके तो देखो ध्यान से क्या लिखा हमने, VG इज इक्वल टू VS, शंट वाले का वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेम सेम रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अब IG इंटू G और यहां पर S I माइनस IG। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, IG की इक्वेशन बनाओ, IG की इक्वेशन बनाओ तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा IS, डिनोमिनेटर में चला जाएगा G प्लस S। सिंप्लीफाई करो, सारी वैल्यू आपको दे रखी है और लास्ट में जो आपको आंसर मिलेगा वो 1 मिली एम्पियर के आसपास मिलेगा। पक्की बात, एक बार सोल्व करके देख लीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, दे रखी है क्वेश्चन में ही, सारी वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है। सिंप्लीफाई करोगे 1 मिली एम्पियर मिलेगा। अब पूरे चैप्टर में जो भी पढ़ाया वो पूरा का पूरा एक स्लाइड में सारे फॉर्मूले के साथ, ठीक है, देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इस पीडीएफ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपको करके दिखाना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, सोल्व करना, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना अपने नाम के साथ। तो यहीं पे रखते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात। इसमें कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, डिटेल में देखना है तो वन शॉट देख सकते हो, वरना मेरे ख्याल से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवीजन में हो गया होगा। तो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नई बात। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।